स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। मैं हूं प्रिंस दुबे कन्फर्म क्लासेस से और आज मैं आपके बीच लेके आया हूं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सीरीज। जी हां, इसमें हम करने वाले हैं मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन जो आपके पेपर का पार्ट बनेंगे ही। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ और चीजों को बेहतरीन तरीके से सीखिए। इसमें वो ही बच्चे शामिल हो सकते हैं जिनका सिलेबस पूरा है या फिर जो थोड़ी बहुत समझ रखते हैं। तो चलिए, वैसे भी मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आप पहली बार भी देख रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, बशर्ते आपका थोड़ा कैलकुलेशन का लेवल होना चाहिए। जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, काटा पीटी, प्रतिशत, भिन्न, ये चीजें अगर आपको आती हैं तो आपको समझ में आएगा और ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज साबित होने वाली है। जब आपका पेपर होगा तो आप पाएंगे कि आपको इस सीरीज से एक नहीं कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा। तो आप देखें हमारी इस सीरीज को और आज से हम इसमें शुरू कर रहे हैं। ये हमारी प्रैक्टिस सीरीज है जो एमपी पुलिस कांस्टेबल, आबकारी, एसएससी, जीडी कांस्टेबल के लिए हो सकती है। लेकिन अभी हमारे सामने जो वैकेंसी आने वाली है जिसका बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वह है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल। जी, और मैं सिर्फ मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए काम कर रहा हूं। जितना अच्छा हो सकता है मेरे द्वारा आपके लिए मैं उतना ही अच्छा प्रयासरत हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी बच्चे मुझसे जुड़े हैं वो निश्चित तौर पर इस वर्ष अपनी सफलता का ध्वजा लहरा दें। तो चलिए, ज्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन। चलिए, और ये जो क्वेश्चन आप देखेंगे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। कोई आबकारी का है, कोई एनटीपीसी का है, कोई सीजीएल का है। जैसे भी है मुझे क्वेश्चन लगा कि ये आपके पेपर का पार्ट बनेगा तो आप बस आप देखें चीजों को और अगर आपसे आता है तो आप वीडियो को रोक के करें और साथ में आप देखें कि भाई किस तरीके से मैं चीजों को सॉल्व करा रहा हूं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 5 रुपए में 4 की दर से 60 पेंसिलें खरीदा और 3 रुपए में 2 की दर से 60 पेंसिलें खरीदता है। वह सभी पेंसिलों को मिलाता है और उन्हें 4 रुपए में 3 की दर से बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे करना है। इस तरीके के क्वेश्चन हम करते हैं मात्रा और रुपए के आधार पर, यानी कि एक साइड हमें लिखना होता है, एक साइड हम लिख देते हैं प्राइस, यानी वस्तु का प्राइस क्या है, वस्तु का प्राइस क्या है। तो प्राइस और क्वांटिटी के आधार पर यह क्वेश्चन होता है। प्राइस है 5 रुपए में 4 की दर से खरीदा है। खरीदा है मतलब कॉस्ट प्राइस है और एक बार नहीं 2 बार खरीदा है, यानी एक बार और है हमारे पास कॉस्ट प्राइस, वो है 3 रुपए में 2 की दर से खरीद के लाया है। और उसने हमें बताया है कि पहले भी उसने 60 पेंसिल खरीदी थी, बाद में भी 60 पेंसिल खरीदी थी, यानी कि दोनों ही केस में मात्रा है बराबर, जबकि अपने रेशियो में मात्रा बराबर है नहीं। तो मात्रा को करेंगे बराबर, यानी कि नीचे वाले को क्वांटिटी को बराबर करना है तो 2 को हम 4 बनाने के लिए गुणा करा देंगे पूरी लाइन में 2 का। तो ऊपर वाली लाइन तो वैसे के वैसे ही रहेगी, यानी कि 5 से 4 ही रहेगी, लेकिन नीचे वाली लाइन बदल जाएगी, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। अब इससे हमें कोई लेना देना है नहीं, यानी कि हमारा जो पहले वाला सीपी है ये बाद वाला सीपी है। तो टोटल सीपी हो गया 6 और 5 11 और 4 और 4 8, यानी 11 रुपए में कुल सीपी कितना है, 11 रुपए में 8 के हिसाब से वो खरीद के लाया है। 11 रुपए में 8 के हिसाब से खरीदा है। तो सीपी कितना है, प्राइस और क्वांटिटी यहाँ पे लिख लो आप। तो 11 रुपए में 8 के हिसाब से खरीद के लाया है और सेलिंग प्राइस कितना है, बेचा कितना है, 4 रुपए में 3 के हिसाब से, 4 रुपए में 3 के हिसाब से बेचा है। तो जितना खरीदा है उतना ही बेचा होगा, यानी कि ऐसे केस में आपको मात्रा बराबर करनी होती है। तो मात्रा यहाँ पर बराबर है नहीं, यानी आप ऊपर गुणा करा दीजिए 3 का और नीचे गुणा करा दीजिए 8 का, तो मात्रा हो जाएगी बराबर और दोबारा से लिखने की कोई जरूरत है नहीं। 3 8 24, 8 3 24। अब आपको सीधे आगे प्राइस में गुणा कराना है, यानी 11 तिया हो गया हमारा 33 और 8 चौके हो गया 32। तो हम कह सकते हैं कि 33 रुपए की वस्तु को 32 रुपए में बेचा है, यानी कि उसको इस बार हानि होगी। कितने रुपए की हानि होगी, 1 रुपए की हानि होगी। कितने पर, 33 पर। लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य पर निकालते हैं। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दीजिए 100 का।
तो 100 एकम 100 हो गया, बटे में 33 से आप भाग कराएंगे, 33 तिया हो जाएगा 99, बचा शेषफल 1 बटे में आप लिखो 33%। 3 सही 1/3% की होगी हानि, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आप चाहते तो इसे कम लिख कर भी कर सकते थे, 2 तिया 6 2 दूनी 4, यहीं पे आप 11/8 लिख सकते थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कार्य समय से है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, जरूर आपके पेपर का पार्ट बनेगा। अली एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, बलविंदर उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। 4 दिनों में कार्य पूरा करने के लिए उन्होंने चंदर को अपने साथ शामिल कर लिया। यानी कि कौन कौन है, एक तो है अली, अली कितने दिन में करता है, 8 दिन में। उसके साथ कौन है, बलविंदर, कितने दिन में करता है, 10 दिन में। और उन्होंने बताया है कि 4 दिनों में कार्य पूरा करने के लिए उन्होंने, किन्होंने, अली ने और बलविंदर ने, यानी कि अली भी है इसमें, बलविंदर भी है और साथ में चंदर भी है, ए बी सी तीनों। अगर उन्होंने चंदर को अपने साथ शामिल होने के लिए कहा, मतलब तीनों लोग काम पर आ गए, अली, बलविंदर और चंदर, तो कार्य करना है कितने में, 4 में, यानी कि 4 में। तो आपको लेना है इनका एलसीएम, 8 10 और 4 का एलसीएम हो गया 40, 8 पंचे हो गया 40, 10 चौके हो गया 40, 4 धाम हो गया 40। यानी कि ये होता है हमारा कुल कार्य, टोटल वर्क, कुल कार्य एलसीएम लेके जो आप निकालते हैं। और ये होती है उनकी क्षमता, कार्य करने की क्षमता। मतलब कैसे कि अली एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। जैसे मान के चलो 40 पेन बनाने हैं किसी कंपनी में, कितने पेन बनाने हैं, 40, जो एलसीएम से हमने निकाला, ये कुल कार्य होता है। तो अली बनाएगा एक दिन में 5, बलविंदर बनाएगा एक दिन में 4, और अगर आपने तीनों को काम पे बुलाया तो वो एक दिन में 10 पेन बनाएंगे। क्या पूछा है, और वे समय पर कार्य खत्म करने में सक्षम थे। चंदर अकेला कार्य को कितने दिनों में, तो पहले आपको चंदर की कार्य क्षमता चाहिए, यानी कि 10 में से 5 और 4 यानी कि हो गया 9, 9 तो हो गई अली और बलविंदर की, तो बची कितनी, 1। ये किसकी कार्य क्षमता है, सी की, यानी कि चंदर की। कितना काम कराना है, उन्होंने बोला है कि अगर चंदर अकेली काम करे तो चंदर कितना काम है भाई, 40। कौन करेगा, चंदर, एक के हिसाब से 40 पेन बनाना है, और चंदर आएगा बनाने एक दिन में 1 पेन बनाएगा, तो 40 पेन बनाने में एक के हिसाब से कितने दिन, 40 दिन ही लेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ये कार्य समय का क्वेश्चन था, आरआरबी एनटीपीसी में आया था। अब आएगा आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल में। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। एक ट्रेन बस की तुलना में 50% तेज यात्रा कर रही है। दोनों एक ही समय पर करनाल से चलना शुरू करती हैं और पानीपत पहुंचती हैं, जो करनाल से 75 किलोमीटर दूर है। यानी कि दोनों ने, यानी बस और ट्रेन ने, दोनों ने एक ही दूरी चली है, 75 किलोमीटर, ठीक। और दोनों एक ही समय पर पहुंची हैं, दोनों एक ही समय पर करनाल से चलना शुरू करती हैं और पानीपत पहुंचती है, शॉर्ट में बताया है। हालांकि रास्ते में ट्रेन करीब 12.5 मिनट तक एक स्टेशन पर रुक जाती है। बस की गति क्या है, देखिए कैसे करना है। उसने हमें बताया है वाहन कितने हैं, 2 हैं, एक तो है ट्रेन, दूसरी है अपनी बस। ट्रेन की रफ्तार जो है बस की तुलना में 50% तेज यात्रा कर रही है ट्रेन, यानी कि अगर ये 100 है तो ये 50% ज्यादा है, यानी कि 150। आप चाहें तो भिन्न से भी कर सकते थे, अभी तो आप काट लो, ये जाएगा 50 से 3 बार, ये 2 बार, यानी अगर इसकी चाल 2 है तो इसकी चाल है 3, ये है चाल, उसने बताया हमें चाल। आप भिन्न से भी कर सकते थे, 50% का मतलब होता है 1/2, यानी अगर बस की चाल 2 है तो उससे 1 अधिक, यानी कि 3 है ट्रेन की चाल। और अगर दूरी समान होती है तो चाल के अनुपात का उल्टा, यानी कि व्युत्क्रम जब आप करोगे तो बन जाएगा किसका अनुपात, समय का अनुपात। किसका अनुपात बन जाएगा, समय का, यानी कि टाइम का। कितना, 2:3। यहां से हमारा जो है आंसर जल्दी आ जाएगा। कैसे, देखिए बात को आपको समझना पड़ेगा। उसने बताया है कि दोनों एक साथ पहुंचे हैं, दोनों एक साथ पहुंचे हैं, जबकि अगर ट्रेन की चाल ज्यादा थी तो ट्रेन को पहले पहुंचना था। उस हिसाब से अगर ट्रेन की चाल 3 है तो इसको 2 मिनट में पहुंच जाना था। मिनट इसलिए क्योंकि वो मिनट बोल रहे हैं तो अपन भी मिनट बोलो, क्योंकि अनुपात को आप जैसे चाहे वैसे पढ़ सकते हैं। तो उसको पहुंचना था 2 मिनट में,
लेकिन बस पहुंची है कितने में, 3 मिनट में, और इसकी चाल ज्यादा थी तो ये पहुंच जाती 2 मिनट में, लेकिन उसने तो बताया है कि दोनों साथ में पहुंचे हैं, एक ही टाइम पर एक ही समय पर निकले हैं और पानीपत पहुंचते हैं, मतलब दोनों एक ही टाइम पर पहुंचे हैं। मतलब बस जो है वो 2 मिनट में नहीं 3 मिनट में पहुंची है। वो पहुंच तो सकती थी 2 मिनट में, लेकिन वो पहुंची है 3 मिनट में। क्यों? क्योंकि ये बस नहीं, ट्रेन ट्रेन पहुंच तो जाती 2 मिनट में, लेकिन पहुंची कितने मिनट में है, 3 मिनट में। क्यों? क्योंकि वो रास्ते में रुकी है, 12.5 मिनट तक एक स्टेशन पर रुक जाती है। वो रुक इसलिए जाती है क्योंकि उसकी रफ्तार ज्यादा थी, वो रुक भी जाएगी तब भी वो बस से पहले ही पहुंच जाती, इसलिए उसने अपना टाइम मिलाया और रास्ते में रुक गई और पहुंची बस के टाइम पर। तो बस कब पहुंची थी, 3 मिनट में। ट्रेन भी कब पहुंची, 3 मिनट में, जबकि वो पहुंच सकती थी 2 मिनट में। मतलब वो कितनी देर रुक सकती है, 1। जबकि उनके हिसाब से, मतलब प्रश्न के हिसाब से कितना, 12.5 मिनट रुकी है। अपने हिसाब से कितना रुकी है, 1। हमें चाहिए क्या है, वैसे तो हमें बस की गति निकालनी है। आप बस की गति तब बता पाओगे जब आप ये मालूम कर लोगे कि आखिर बस चली कितनी देर है, बस ने टाइम कितना लिया है, क्योंकि दूरी तो हमें मालूम है कि दोनों ने 75 किलोमीटर ही दूरी तय की है। तो 12.5 मिनट उनके हिसाब से, अपने हिसाब से 1 मिनट चाहिए है बस के द्वारा लिया गया टाइम। तो बस के द्वारा लिया गया टाइम है 3, और 12.5 का आप 3 गुना करोगे तो यहाँ आएगा 37.5 मिनट। ये आ गया मिनट, यानी बस ने इतना टाइम लिया है। तो हमें कितनी दूर कवर करना है, अब हमें निकालना है कि 1 घंटे में कितना चले। चाल क्या होती है, 1 घंटे में चली गई दूरी, किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटे में कितना गई। हमारा टाइम जो है ये मिनट में है, हमें बनाना पड़ेगा घंटे में, इसे घंटे में कन्वर्ट करना है। यानी कि 37.5 मिनट को अगर आपको आवर में चेंज करना है घंटे में, तो आपको बटे में लिखना है 60। हो गया चेंज। अभी हमें और आगे नहीं करना है, क्योंकि अभी हमारा यहाँ से आंसर थोड़ी आएगा। ये हो गए इतने घंटे लिए बस ने। कितनी दूरी कवर की है, बस ने कितनी दूरी कवर की है, तो आप कहेंगे बस ने दूरी तय की है 75 किलोमीटर। कितने की चाल से, तो चाल तो नहीं मालूम, चाल ही तो हमें बताना है। कितने समय में, तो 37.5 मिनट में, उसको हमने घंटे में बदला, 37.5 बटे 60। 75 किलोमीटर गई है 37.5 बटे 60 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना, यानी 75 में भाग कराना है 37.5 बटे 60 से। तो जिसको भाग कराना आता है उसका आंसर आ गया होगा। बाकी जिसको नहीं आता है मैं सिखाता हूं कि 75 में आपको भाग करना है, भाग, तो भाग की जगह आप लगा दो गुणा, और 37.5 बटे 60 से कर दो 60 बटे 37.5, यानी कि जिस भिन्न से आपको भाग कराना है उसको आप पलट दो। और अगर आपकी ज्यादा स्पीड है तो आप डायरेक्ट 60 को ऊपर ले आओ, अगर आप इस बात को जानते हैं। 37.5 एकम, और ये जाएगा 2 बार में, 37 दूनी 74, आधा आधा करोगे तो 1 यानी 75, और 60 दूनी हो गया हमारा 120 किलोमीटर प्रति घंटे। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। बेहतरीन क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ था। समझाने में टाइम लगा, बाकी इतना टाइम लगता नहीं है सॉल्व करने में। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन पेपर का पार्ट है तो देखना पड़ेगा। बहुत से बच्चे से खुद से ही कर लेंगे। प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में पुरुष और महिला को 7:6 के अनुपात में आमंत्रित किया। पुरुष यानी कि मेल, महिला यानी कि फीमेल कितनी है, 7:6, 7:6 के अनुपात में है। ठीक है, पार्टी में पुरुषों की संख्या कितनी है, 56 थी। तो जिन्हें डायरेक्ट गुना करना आता है, यानी मेल कितने हैं, 56, तो कितने गुना है, 8 गुना है, 8 गुना है। उसने पूछा टोटल कितने लोग थे, तो 7 और 6 13। इसका भी आंसर कितना होगा, 8 गुना, 13 8 हो गया अपना 104, यानी ऑप्शन नंबर डी। जो गुना फुना नहीं कर पाते उनके लिए अपना तरीका है, उनके हिसाब से, मतलब प्रश्न के हिसाब से बटे अपने हिसाब से गुना चाहिए क्या। उनके हिसाब से कितने लोग हैं, कितने पुरुष हैं, 56, अपने हिसाब से कितने पुरुष हैं, 7, गुणा चाहिए क्या, कुल, कुल कितने हैं, 7 और 6 13, यानी 13 की वैल्यू चाहिए, 7 एकम 7 8 56, 13 8 104। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आसान सा क्वेश्चन था। ये रहा अगला क्वेश्चन। एक निश्चित राशि को 3 दोस्तों राजीव, केवल और अमित के बीच 2:3:7 के अनुपात में विभाजित किया गया।
यदि अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से 15 रुपए अधिक है, कर पाओगे आप? चलिए जब तक आप करिए। चलिए, कौन कौन है भाई इसमें? 3 लोग हैं, राजीव, केवल और अमित। इनका अनुपात है 2, 3 और 7। इस अनुपात में पैसों का बंटवारा हो रहा है। अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से 15 रुपए अधिक है। किसका? अमित का। किससे? केवल से। कितना अधिक है? 15। तो आप अपने हिसाब से देखो कितना अधिक है। हमारे हिसाब से तो अमित को मिले 7 रुपए, केवल को मिले 3 रुपए। कितना अधिक है? हमारे हिसाब से तो 4 अधिक है। उनके हिसाब से कितना अधिक है? 15। अपने हिसाब से कितना अधिक है? 4। गुणा चाहिए क्या तरीका है? उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से गुणा चाहिए क्या? आप चाहे तो लिख सकते हैं उनके हिसाब से, उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से। ये वैल्यू निकालने का तरीका है जिन्हें गुना फुना समझ में नहीं आता। अपने हिसाब से, हिसाब से, और गुणा चाहिए क्या? चाहिए क्या, ये तरीका है। देखो, स्पीड होती है, बहुत बच्चों की स्पीड होती है कैलकुलेशन में, जो CGL, CHSL या अन्य कोई लेवल की तैयारी कर रहे हैं। कांस्टेबल की तैयारी कौन करता है बताइए? कांस्टेबल की तैयारी कौन करता है? जिसके पास पर्याप्त साधन होते हैं वो करता है। जी नहीं, कांस्टेबल की तैयारी, SSC GD कांस्टेबल की तैयारी ऐसे बच्चे करते हैं जिन्हें और भी कोई काम होता है। हो सकता है वो कहीं पार्ट टाइम जॉब करते हो, कहीं मजदूरी करते हो, किसी की दुकान पर काम करते हो, लेकिन उनका सपना है कि मुझे भी गवर्नमेंट जॉब करनी है, मैं ज्यादा कुछ नहीं तो सिपाही तो बन ही सकता हूँ। ये उनके लिए है। आपका जो पेपर होता है वो 2 घंटे का होता है, जिसमें 65 नंबर की मैथ और रीजनिंग होती है। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत है नहीं। तो आप चीजों को उतने ही तरीके से सीखें। वैसे तो आप तरीका जो देखेंगे वो वैसे भी 15 से 20 सेकंड में आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है ना? तो थोड़ा आराम से पेशेंस के साथ हमें चीजों को सीखना है, ठीक। ये बैच किसके लिए है? MP पुलिस कांस्टेबल, SSC GD कांस्टेबल, ऐसे बच्चों के लिए है जिनकी मैथ रीजनिंग बिल्कुल कमजोर है, लेकिन उन्होंने ठान लिया है कि भाई मुझे तो पेपर क्लियर करना है। तो घबराने की जरूरत है नहीं, कन्फर्म क्लासेस आपके साथ है और आप लगे रहिए हमारे साथ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्द आपका सपना पूरा होगा। चलिए, उनके हिसाब से 15, अपने हिसाब से 4। चाहिए क्या? क्या चाहिए हमें? क्या चाहिए? तो विभाजित की गई कुल राशि, कुल राशि, इसको 2 रुपए, 3 रुपए, इसको 7, 7 3 10 और 2 यानी 12 की वैल्यू चाहिए है। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 15 3 45 हमारा आंसर होगा। उनके हिसाब से मतलब प्रश्न के हिसाब से वैल्यू कितनी है? 15 रुपए अधिक अमित का हिस्सा। अपने हिसाब से अमित का हिस्सा केवल से कितना अधिक है? सर 4 अधिक है। गुणा चाहिए क्या? सवाल से पूछो क्या चाहिए? कुल राशि। तो कुल राशि 7 3 10 और 2 12, यही चाहिए थी। हमने कैलकुलेशन किया, आंसर है 45, ठीक। चलिए, ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। यदि 225 मीटर की लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटे और 64 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली समांतर लाइनों में एक दूसरे की विपरीत दिशा में, तो देखिए ट्रेन का कॉन्सेप्ट है, जब आप समान दिशा में जाओगे, समान दिशा में जाओगे तब आपकी चालें घटती हैं। कैसे घटती हैं? आप 50 से जा रही आगे गाड़ी, पीछे से एक गाड़ी 70 से आई, तो वो उसको जब क्रॉस करेगी तो वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कवर करेगी, क्योंकि अगर आप 70 की रफ्तार से गए हो तो 50 से वो भी तो जा रही है, वो आगे वाली गाड़ी भी तो भाग रही है उस रफ्तार से, तो बचा कितना? 20, तो आप 20 ही कवर कर पाओगे। ठीक वैसे ही अगर आप विपरीत दिशा में चल रहे हैं, वो 50 से आ रही है सामने से गाड़ी और आप जा रहे हैं 70 से, तो आप एक स्पीड के साथ क्रॉस करते हैं। आपने देखा होगा, जब तक आप मुड़ के देखेंगे तब तक आप कहेंगे अरे वो तो इतना दूर चली गई गाड़ी, है ना? तो विपरीत दिशा में चालें, चालें लंबाई नहीं, चालें, समान दिशा और विपरीत दिशा का फर्क पड़ता है सिर्फ और सिर्फ स्पीड पर, यानी कि चाल पर। तो समान दिशा में चालें घट जाती हैं, विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं। और ट्रेन अगर ट्रेन को पार कर रही है, ट्रेन प्लेटफॉर्म को, सुरंग को, लंबी चीज को पार कर रही है जिसकी लंबाई होती है, तो ट्रेन अपनी लंबाई तो चलेगी ही, साथ में उसकी लंबाई भी चलेगी, यानी दोनों की लंबाई के बराबर ट्रेन को दौड़ना पड़ेगा।
है ना। ये ट्रेन का कॉन्सेप्ट होता है। 225 मीटर की लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 64 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली इस पर चल रही हैं। वे एक दूसरे को कितने पूरी तरह से पार करते हैं उसके बारे में गणना करें। तो देखिए ट्रेन की चाल कितनी है, एक है 80 और दूसरी है 64। कैसी दिशा में चल रहे हैं, विपरीत चालें जुड़ जाएंगी, यानी 144 किलोमीटर 144 किलोमीटर यहाँ पे मैं लिख दूं प्रति घंटे। अब ट्रेन को चलना कितना पड़ेगा ताकि वो दोनों पार हो जाएं, तो ट्रेन का कॉन्सेप्ट है ट्रेन को पार कर रही है तो खुद की लंबाई भी पार करेगी और दूसरी ट्रेन को भी पार करेगी। और अगर ट्रेन किसी व्यक्ति को, खंबे को, सिग्नल पोस्ट को, छोटी मोटी चीज को पार कर रही है तो ट्रेन पार करेगी खुद की लंबाई को। और ट्रेन छोटी सी तो होती नहीं, ट्रेन का इंजन से लेके लास्ट डिब्बे तक हम कहते हैं ये ट्रेन है, तो जब वो पूरी निकल जाएगी ना तभी कहते हैं कि पार हो गई है। ठीक, तो ट्रेन को कितना चलना है, यदि 225 मीटर की लंबाई वाली 225 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां हैं, ये तो एक है, मतलब एक और है अभी, तो 225 कितना हो गया, 450 मीटर पार कराना है अपनी लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई। जबकि ये तो किलोमीटर में चल रही है, तब हमें चाल को बदलना पड़ेगा क्योंकि किलोमीटर है जबकि चलाना कैसा है, मीटर। तो किलोमीटर प्रति घंटे से अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो गुणा कराते हैं किसका, 5/18 का। बड़ी यूनिट आप ये याद रख लो, आपको बनाना है किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड, और आपको जरूरत पड़ सकती है मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे। अब आप मुझे ये बताओ किलोमीटर बड़े हैं कि मीटर बड़े हैं, तो आप कहेंगे सर किलोमीटर बड़े हैं मीटर छोटे हैं, किलोमीटर यूनिट बड़ी है मीटर प्रति सेकंड यूनिट छोटी है। और आप याद कर लो 18/5। अब किसका इस्तेमाल कहाँ करना है, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो बड़ी यूनिट से कहाँ जा रहे हो आप, छोटी यूनिट में। बड़ी यूनिट से कहाँ जा रहे हो आप, छोटी यूनिट में जा रहे हो, तो छोटी संख्या को ऊपर रखो। 18 और 5 में से छोटा कौन है, 5, और 18 को लिख दो नीचे, इसका करा दो गुणा, बदल जाएगा। छोटी यूनिट मीटर प्रति सेकंड छोटी यूनिट है, किलोमीटर प्रति घंटे बड़ी यूनिट है। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पर जा रहे हो, बड़ी यूनिट पर जा रहे हो तो बड़ी संख्या का गुणा करा दो, यानी 18 का। तो 5 का क्या करें, इसे बटे में लिख दो। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं 18/5, 5/18, कंफ्यूजन नहीं होना है। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट, तो बड़ी यूनिट कब होगी, जब आप बड़ी संख्या से गुणा कराओगे। बड़ी संख्या मतलब 18, तो 5 नीचे लिख दो। बड़ी यूनिट से कहाँ ले जाना है, छोटी, छोटी कब होगी, जब छोटी संख्या से गुणा कराओगे। छोटी संख्या कितनी है, 5, तो 18 कहाँ जाएगा, बटे में। यानी 144 किलोमीटर प्रति घंटे को बदलना है मीटर प्रति सेकंड में 5/18। 18 एकम 18 अट्ठे 144, 8 पंचे 40 मीटर प्रति सेकंड हमारा चाल आ गई। तो हमें जाना कितना है, हम कहेंगे 450 मीटर जाना है। कितने की चाल से जाना है, 40 की चाल से। काटा पीटी कर लो, शून्य से शून्य गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचा 1 रखे दशमलव, हो गए 10, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 11.25 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। देखिए ज्यादा टाइम लगना नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन मुझे तो आपको सिखाना भी है ना, प्रैक्टिस भी कराना है। आप कैसे करोगे, जल्दी से जोड़ा, हर एक ट्रेन 225 की है तो 450 मीटर जाना है, विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं 144 किलोमीटर प्रति घंटे। चाल को बदलो, बस भाग करा दो। लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता है उनको सिखाना भी तो है अपन को, तो ये याद रखना है आपको, चाल समय दूरी ट्रेन में। चलिए, एक सेट पर दी जाने वाली छूट की दर ज्ञात कीजिए जिसके अंकित मूल्य पर 104 रुपए की छूट काटने के बाद विक्रय मूल्य 546 रुपए है। अब छूट किस पर दी जाती है, छूट किस पर दी जाती है, बट्टा डिस्काउंट किस पर मिलता है, मार्केट प्राइस पर। जो पर्ची पे लिखा होता है ना मूल्य, जैसे मैं ये साइट लेने गया, इस पे लिखा 500 रुपए, फिर हमने पूछा भाई कितने का पड़ेगा, उसने कहा सर 20% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। तो वो मुझे अपने व्यवहार में थोड़ी दे रहा है, वो कितने रुपए की लाया था, फिर उसने अपना एक प्रिंट रेट बनाया, पर्ची बनाई कि इतना लिखना है, देना किसी और रेट पर है। तो 500 रुपए क्या है, दिखाने वाला मूल्य, विज्ञापित मूल्य, उसी को बोलते हैं मार्केट प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य। ठीक है ना। और बट्टा डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। 500 रुपए की वस्तु को 100 रुपए कम कर लिया, चलो सर आप ले जाओ 400 में। सर खुश हो गए कि चलो भाई कम कर लिया। नहीं भाई, ये उनकी पॉलिसी होती है, टेक्निक है।
तो 104 रुपए की छूट काटने के बाद विक्रय मूल्य कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, आप कहोगे 546 रुपए में। ठीक, तो उसने छूट कितनी दी है वस्तु पर, उसने भाई छूट दी है हमें 104 रुपए की, यानी कि वस्तु पे लिखा कितना था मूल्य, मार्केट प्राइस क्या था। तब आप कहेंगे सर मार्केट प्राइस क्या था, 104 रुपए, तो उसने कम करके आपने 546 में खरीद ली, मतलब कि वो 104 से ज्यादा थी, यानी 4 जोड़े तो हो गए 550 और 650 रुपए था मार्केट प्राइस। लेने गए आप, सर 650 रुपए की है ये वाली शर्ट, अच्छा, लेकिन हम आपको 104 रुपए कम कर लेंगे, तो उसने कितने में बेच दी, 546 में। हमसे क्या पूछा है, क्या दर ज्ञात, छूट की दर ज्ञात कीजिए। छूट कितना कितना बट्टा मिला आपको, आप कहेंगे सर 104, और बट्टा डिस्काउंट छूट मिलती किस पर है, जैसे लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर होती है, वैसे ही बट्टा किस पर मिलता है, बट्टा मिलता है मार्केट प्राइस पर, अंकित मूल्य पर। कहां से कम किया, 650 से ही तो कम किया है, तो मार्केट प्राइस है 650। बन गई, भिन्न बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 का, शून्य से शून्य गया, 13 पंचे 65, 13 अट्ठे 104, 5 से जाएगा 2 बार में, 5 दूनी 10, 8 दूनी हो गया हमारा 16% है भत्ते की दर। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन, चलिए बनाइए इसको, आप चाहें तो वीडियो को रोक के भी बना सकते हैं। चलिए, रीता और उसकी मां की आयु का अनुपात कितना है, रीता है, उसकी मां है, लो अनुपात कितना है, 21 और 28, ये है अनुपात। अनुपात होता तो ये और काट के लिखता, ये तो आयु लिखी है, यानी रीता है 21 वर्ष की, माँ जी है 28 वर्ष की। क्या बोल रहे हैं, रीता के जन्म के समय माँ की आयु 28 वर्ष थी। अच्छा, रीता हुई कब थी, मान लो रीता है 21 वर्ष की, माता जी हैं 28 वर्ष की, रीता का जन्म कब हुआ होगा, 21 साल पहले, यानी कि माता जी आज से 21 साल पहले, उसने बोला ना रीता के जन्म के समय, तो रीता के जन्म के समय, रीता के जन्म कब हुआ था, 21 साल पहले, तो माता जी आज से 21 साल पहले, 21 साल पहले कितने की थी, 7 वर्ष की थी होंगी, उनके हिसाब से कितने वर्ष की हैं, 28, वो बता रहा ना, अपने हिसाब से कितने वर्ष की होंगी, 7, क्यों, क्योंकि अगर माता जी आज 28 वर्ष की हैं और बेटी हुई थी यानी कि रीता हुई थी 21 वर्ष पहले, क्योंकि आज वो 21 वर्ष की है, तो 21 वर्ष पहले माता की उम्र 7 थी ना, उनके हिसाब से 28 वर्ष, अपने हिसाब से 7 वर्ष। चाहिए क्या, रीता और उसकी माँ की आयु, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो वर्तमान में तो 21 और 28 है, उसने बताया। रीता और उसकी माँ की आयु का अनुपात 21:28 है, कुछ नहीं लिखा है तो क्या है, कब का है, वर्तमान का है। तो अभी रीता की आयु कितनी है, चाहिए क्या, रीता की आयु 21, रीता की भी चाहिए है, माँ की भी, पहले आप रीता की आयु निकाल लो, 7 एकम 7 चौके 28, 21 का 4 गुना करेंगे, रीता की आयु है 84। रीता की आयु पहले लिखी होगी, क्योंकि रीता की आयु और उसकी माँ की आयु जैसे पूछा है वैसे ही आंसर बताना है, तो रीता की आयु है 84 वर्ष, और कहीं 84 है नहीं, अगर और कहीं होता तब हम माता की आयु निकालते। अगर रीता की आयु 84 है, माता जी की आयु होगी 112, आप चाहें तो यहाँ 28 का गुणा कर सकते हैं, 28 चौके 112, ठीक है, 4 8 32, 3 4 दूनी 8 3 11, वैसे आप एक की आयु निकाल लो, आंसर आ गया, एमपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए ठीक, एक घड़ी को किसी निश्चित राशि पर बेचने पर दीपिका को 10% की हानि हुई, उसी घड़ी को 140 रुपए अधिक में बेचने पर 4% का लाभ होता है, घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 2 बार बेचा है, जो बच्चे नए हैं भाई, लाभ हानि आता ही नहीं, तो हमारे चैनल पर लाभ हानि की वीडियो है, मैंने 10 टाइप तक क्वेश्चन करा रखे हैं, और अगर आपको ये चीजें सीखना है तो बेहतरीन तरीके से मैंने सिखाया है, आप चाहें तो सारी वीडियो देख लें, और अगर आप लोग आगे कहेंगे तो मैं ऐसे ही हर चैप्टर की टाइप वाइज वीडियो बनाता रहूंगा, लेकिन मैं अब तभी बनाऊंगा जब आप कहेंगे, ठीक। चलिए क्या बोला है, निश्चित राशि पर बेचने पर, तो देखिए क्या पूछा है, क्रय मूल्य, हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपए है। अब उसने एक बार बेचा है, 10% की हानि हुई निश्चित राशि पर बेचने पर। अगर 100 रुपए की वस्तु को
मैं 10% की हानि पर बेचूं तो 100 का 10% 10 ही होता है, इसलिए हम हमेशा 100 ही मानते हैं। मतलब उसने कितने में बेच दिया, 90 में। ये हो गया एक सेलिंग प्राइस। लेकिन वो बता रहा है कि नहीं, उसने एक बार कैसे बेचा है, 140 रुपए अधिक में बेचा होता तो 4% का लाभ होता, यानी 100 रुपए वाली वस्तु पर 4% का लाभ होता। मतलब कितने रुपए में बेच दिया, आप कहेंगे सर 104 रुपए में बेच दिया। और उसके बाद क्या है, अपना ब्रह्मास्त्र, उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से गुणा, चाहिए क्या, कैसे, देखो पहले बेचा था उसने 90 रुपए में जब हानि हुई थी, अब बेच रहा है 104 रुपए में जब उसे लाभ हो रहा है। तो कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल गए भाई, कितने रुपए एक्स्ट्रा, पहले 90 रुपए मिल रहे थे बेचने पर, अब 104 रुपए मिल रहे हैं। कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 14 रुपए। लो भाई, उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से, चाहिए क्या। और जिसको गुना फुना आता है वो कर ले, ठीक। उनके हिसाब से 140 रुपए अधिक मिलते हैं, हमारे हिसाब से 14 रुपए अधिक मिलते हैं। चाहिए क्या, क्या चाहिए, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो भाई 100 है। लो 14 एकम 14, 10 गुणा 100 कराओगे 1000 आपका आंसर होगा, ठीक। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। जिनको गुना आता है 14 का 140 कितने गुना है, 10 गुना, तो सारे आंसर 10 गुना होंगे। 100 का 10 गुना 1000। चलिए, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। कराया है, 2 तरीके से कराया है। जिन बच्चों ने वीडियो देखी होगी उनका आंसर आ गया होगा। 9 वस्तुएं बेची, 15 वस्तुओं का किराए मूल्य के बराबर है। मतलब जितने रुपए में 15 वस्तु खरीद के लाया था, 15 पेन 100 रुपए में खरीद के लाया, बेचना स्टार्ट किया, 9 पेन बेचे, पैसे आ गए। तो जब भी 6 पेन, अभी 6 पेन बचे ना, जब भी 6 पेन बेचेगा तो एक्स्ट्रा पैसे आएंगे। एक्स्ट्रा पैसे ही तो क्या होता है, लाभ, यानी उसे लाभ होगा 6 पेन के बराबर। अगर आप वस्तुओं के आधार पर बात कर रहे हैं, कितनी वस्तुएं बेचने पर, 9 वस्तुओं बेचने पर। जब लाभ हानि की गणना वस्तुओं के आधार पर करते हैं तो नीचे लिखते हैं बेची गई वस्तु। बन गई, भिन्न बनाना है प्रतिशत, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2/3 2/3 का मतलब होता है 66 सही, 2/3 का लाभ, यानी ऑप्शन नंबर सी। और जिन्हें ये बात याद नहीं है वो भाई ऐसे कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, आप ऐसे कर लो। कैसे बोला है उसने बोला है 9 का एसपी का मतलब गुणा बराबर है 6 वस्तुओं के, 6 के नहीं 6 के नहीं, उसने बोला है 15 वस्तुओं के किराए मूल्य के बराबर। तो एसपी यहाँ है, सीपी को यहाँ बुला लो, गुणा में है, इस साइड आएगा तो बटे में यानी भाग में जाएगा, बचा बराबर 15, और ये 9 गुणा से बराबर के उस साइड जाएगा तो बटे में आएगा, भाग में, ठीक। कटता है तो काट लो, 3 तिया 9, 3 5 15। अब देखो सीपीएसपी दोनों आ गए। अब ये रुपए पे बात होने लगी। जब मैंने बताया था तब वस्तुओं के आधार पर बताया था, यानी 3 रुपए की वस्तु को 5 रुपए में बेचा है, कितना लाभ हुआ, 2 रुपए का लाभ हुआ। लाभ हो या हानि किसके आधार पर निकाला जाता है, क्रय मूल्य के आधार पर। यहाँ मैंने इनको मूल्य बना लिया है, मूल्य के आधार पर। इसके पहले मैंने गणना की थी वस्तुओं के आधार पर, 2/3। और अगर आपको फ्रैक्शन याद है, 2/3 का मतलब होता है 66 सही 2/3% का लाभ। लेकिन अगर नहीं आता है तो गुणा करा दीजिए 100 का, कटता है नहीं तो यहाँ आएगा 200/3। 3 से भाग करा दो, 3 6 18, 3 6 18, शेषफल बचा 2 हो गए, रखे दशमलव हो गए 20, 3 6 18, 3 6 18, 66.66% का होगा लाभ, यानी ऑप्शन नंबर 3। चलिए, ठीक। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। व्यक्तिगत रूप से ए, बी और सी एक कार्य को 8, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हमें पहले कार्य क्षमता निकाल लेनी है। ए है, बी है और सी है। 8, 12 और 15 दिन में इनका एलसीएम ले लेना है, वही होता है कुल कार्य। एलसीएम मतलब ऐसी संख्या जो 8, 12 और 15 से विभाजित होती हो। तो 8, 12 और 15 से कौन कटेगी, 120 कटेगी। तो 8 से भाग करा देना है, कितने बार में जाएगा, 15 बार में। 12 से 10 बार में, 15 8 120। ये होती है क्षमता, ये होती है क्षमता। 8 दिन में 120 काम किया तो एक दिन में कितना किया, 15 यूनिट काम किया। अगर 120 पेन बनाने थे तो ए जो है एक दिन में 15 पेन बनाएगा। ये होता है हमारा कुल कार्य। क्या होता है, कुल कार्य। अब क्या बोला है, ए और बी अपना कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिनों के श्रम के बाद ए छोड़ देता है। 2 दिनों के श्रम के बाद ए काम
छोड़ देता है, मतलब दोनों ने 2 दिन तक तो काम किया है ना, किसने, ए और बी ने। तो ए 15 काम करता है, बी 10 काम करता है, तो दोनों मिलके 25 काम करेंगे ना। और 25 काम अगर करते हैं तो 2 दिन किया है तो 25 दूनी 50 यूनिट काम हो गया। करना था 120 और 50 हो चुका है, तो बचा कितना है, 70। अब ये 70 काम कौन करने वाला है, 70 काम कौन करने वाला है, इन्हें तो भाई छोड़ दिया, भाई मेरे बस का नहीं है काम। उसके बाद सी और बी के साथ कार्य, सी जो है वो बी के साथ कार्य करना जारी रखता है। अब सी आ गया किसके साथ, बी के साथ, तो बी तो काम कर ही रहा है, यानी 10 काम करेगा ही, साथ में 8 काम और होगा, क्योंकि सी आएगा तो टोटल कितना काम होगा, 18। अब ये बाकी का 70 काम कितने के हिसाब से होगा, 18 से। कटता है तो काट लो, 2 नाम 18, 2 से जाएगा 35 बार में। अब आप इसको और सॉल्व कर लो, तो 9 से 9 दिया हो गया 27, शेष पल बचा 8/9, इतने दिन और लगेंगे। तो पूछा क्या है, क्या पूछा है, कार्य को करने में कितने दिन लगे, टोटल कितने दिन लगे। तो देखो टोटल कितने दिन लगे हैं, 2 दिन तो लग गए पहले, और अभी कितने लगे हैं, 3 सही 8/9 दिन और लग गए। तो टोटल कितने लग गए, पूर्णांक पूर्णांक जुड़ जाते हैं, 2 और 3 हो गया 5 सही 8/9, यानी 9 5 45 और 8 53 सही 53/9, 9 5 45 और 8 53/9, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन, ये करिए आप सॉल्व करिए। ठीक, कार्य समय से क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे करना है। चलिए क्या बताया है, यदि एक कार्य को 12 पुरुष, पुरुष मतलब मेल, और 16 लड़के, लड़के मतलब बॉयज, कितने दिन में, 5 दिनों में, तो हमें लिख लेना है कहीं पर, यानी कि 12 पुरुष यानी 12 मेल और 16 लड़के कितने दिन में कर पा रहे हैं, 5 दिनों में, बराबर यही कार्य और 13 पुरुष 24 लड़के 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं यही काम। कितने, 13 पुरुष यानी मेल और 24 लड़के कितने दिन में कर पा रहे हैं, तो आप कहेंगे सर 4 दिन में। चलिए इनका आप गुणा करा दीजिए, 5 का 12 में होगा, 12 पंचे हो गया 60 एम, 16 पंचे 80 बी, बराबर 13 चौके हो गया 52 एम, धन 24 चौके हो गया 96 बी। पक्षांतर कर दीजिए, एम एम एक साइड, बी बी की वैल्यू एक साइड। 16 एम के पास 52 एम को लेके आओगे तो ये धन से हो जाएगा ऋण में, यानी घट जाएगा, तो बचेगा 8 एम, बराबर 96 बी के पास में 80 बी जाएगा, धन से होगा ऋण, 96 में से 80 गया तो हो गया 16 बी। हमसे क्या पूछा है, दैनिक श्रम का अनुपात, दैनिक श्रम का मतलब हर दिन, श्रम मतलब क्षमता का अनुपात, तो हर दिन यानी कार्य क्षमता का अनुपात पूछ रहा है, तो एम बी आएगा इस साइड यानी बटे में, तो बचा क्या यहाँ 16, 8 जाएगा यहाँ पे, 8 है काम, 8 दूनी 16, यानी एम की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है 1, यानी एम अनुपात बी, यानी कि ये हो गया पुरुष और ये हो गया अपने लड़के, कितना है 2:1, 2:1, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। एक विक्रेता एक सेल फोन 15% की छूट पर खरीदता है और इसे 5865 रुपए में बेचता है, इससे वह 15% लाभ कमाता है। छूट कितनी है, यानी छूट पूछा है रुपए में, कितनी छूट है। तो चलिए कैसे करना है, देखो उसने हमें बताया है कि 15% छूट पर खरीदता है। 15% का मतलब होता है, भिन्न बना लो, 5 या 15 20, यानी 3/20 छूट पर खरीदता है। छूट किस पर मिलती है, मार्केट प्राइस पर, तो ये हो गया मार्केट प्राइस, 3 रुपए छूट हो गई, खरीदा है यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 17, 20 की चीज 3 रुपए कम पर खरीदा मतलब 17। फिर 15% लाभ कमाता है जब वो इसे बेचता है, मतलब बेचा है और 15% लाभ कमाया, तो 15% का मतलब आपको पता ही है, मतलब 3 बटे में हो गया 20। लाभ
लाभ कमाता है। लाभ किस पर कमाते हैं? क्रय मूल्य पर कमाते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। 3 रुपए का लाभ कमाया, मतलब कितने में बेच दिया? तो आप कहेंगे सर 23 रुपए में बेच दिया। कौन सी चीज 2 बार आपको अपने रेशियो में दिख रही है? सीपी। सीपी तो आपको इस तरीके से लिखना है कि ये जो सीपी है वो बीच में आ जाए। कैसे बीच में? आप एमपी, एमपी से स्टार्ट करो, यानी यहाँ आप लिखो एमपी मार्केट प्राइस, जो 2 बार है। सीपी 2 बार है ना, तो सीपी को लिखना है बीच में, और एसपी, तीनों मदें हो गई एक साथ। एमपी कितना है? 20। सीपी कितना है यहाँ पे? 17। जब मार्केट प्राइस 20 था तो क्रय मूल्य था 17, और अगले केस में क्रय मूल्य है कितना? 20, और सेलिंग प्राइस इसके साथ है 23। ठीक है, जब वस्तु एक ही है तो उसका क्रय मूल्य तो समान ही होना था। तो यहाँ पे 17 है, यहाँ पर 20 है, इसको कर लो आप बराबर। तो कैसे बराबर करते हैं? ऊपर करा दो आप किसका गुणा? ऊपर आप 20 का गुणा करा दो इस वाले, और नीचे करा दो आप 17 को। मतलब जिसको बराबर करना है उसको ही ऊपर नीचे आप कर दो। 20 का 20 से गुणा होगा, यानी यहाँ आ जाएगा 400। 17 दूनी हो गया 34, यानी 340, और 17 दूनी 34, 340, तो हो गया बराबर। अब बस यहाँ पे सिर्फ आपको 17 का गुणा कराना है। 17 × 3 = 51, आ गया 5। 17 दूनी 34, और 5 हो गया 39। मतलब सेलिंग प्राइस इतना है, कॉस्ट प्राइस इतना है, और मार्केट प्राइस इतना है। पूछा क्या है आपसे? छूट कितनी है? तो देखो छूट कितनी है इसमें दिया है, उसने बताया है छूट कितनी है। 400 रुपए की थी उसने वस्तु, और 400 रुपए की जगह फिर उसने कितने रुपए में खरीदी है? कितने रुपए में खरीदी है? 340 रुपए में। तो कितनी छूट मिली थी उसको? तो उसको छूट मिली थी 60 रुपए की। तो यही 60 रुपए की वैल्यू बताना है। उनके हिसाब से क्या है? विक्रय मूल्य कितना है? उनके हिसाब से विक्रय मूल्य है 5865 रुपए। हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य कितना है? ये है विक्रय मूल्य 391 गुणा चाहिए क्या? क्या चाहिए है? हमें चाहिए है छूट कितनी है। छूट तो भाई 400 की वस्तु 340 रुपए में खरीदी थी, तो छूट हो गई 60 रुपए। 60 की वैल्यू चाहिए है। काटा पीटी कर लो आप, किससे कटेगा? ये 17 से कटेगा। 17 दूनी 34, बच गया 5 × 51, 17 × 3 = 51। 17 × 3 = 51 हो गया, और यहाँ पे बचा कितना? 60, 76 हो गया। 17 चौके 68 हो गया, फिर यहाँ पे 8 बचेगा, यानी कि 85 हो गया, और 17 पंचे हो गया 85। फिर 23 से जाएगा, 23 एकम 23, 23 एकम 23, बच गया 11, यानी 115। 23 पंचे 115, और 15 छक्के हो जाएगा 90, शून्य का शून्य, यानी आंसर होने वाला है 900। आंसर होने वाला है 900। ये कैलकुलेशन है, काटा बेटी आपको करनी पड़ेगी। वैसे आप सम ऑफ डिजिट से, डिजिटल सम से वैसे भी कर सकते हैं। ठीक, कैसे डिजिटल सम से कैसे करते हैं? यानी कि 5 5865 बटे 391 गुणा चाहिए क्या? 60। डिजिटल सम, सम ऑफ डिजिट में 9 का काम नहीं होता। 9 यहाँ से गया, यहाँ पे बचा 3 और 1 हो गया 4। यहाँ से क्या है? 5 5 10 और 8 18, 18 मतलब 8 और 1 9, 9 गया, कोई काम का है नहीं। 6 6 36, 36 का मतलब होता है शून्य का कोई काम है नहीं। 6 6 36, 36 मतलब हो गया 9, और 9 नीचे है 4, यानी कि 9 बटे में 4। अब 4 को अपन 10 बना सकते हैं। 4 7 28, दोनों में 7 का गुणा करा दो, यहाँ हो गया 28, और यहाँ हो जाएगा 9 7 63। तो सम ऑफ डिजिट यहाँ तो 9 ही आएगा। अब जहां एक बार 9 आ गया अपना सम ऑफ डिजिट में, तो आंसर में भी 9 ही होगा सम ऑफ डिजिट। क्या इसका सम ऑफ डिजिट 9 है? 6 5 11 है इसका, तो 7 5 12 है इसका, 8 है। तो एक ही ऑप्शन है जिसका सम ऑफ डिजिट कितना है? 9। तो ऐसे ऑप्शन से कर सकते थे, इतने में आप ये ही कर लेते। तो ठीक है, सीखना पड़ता है सारी चीजें। चलिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक विषय में 5 छात्रों के औसत अंक 68 है। यदि एक छात्र के अंकों को 80 के बजाय 65 के रूप में गलत तरीके से लिया गया हो, तो औसत कितना बढ़ जाएगा? चलिए, औसत है कितना? कितने बच्चों का औसत? औसत तो भाई 68 है। औसत कितना है? 68, लिख लो। हुआ क्या है कि किसी छात्र को मिलने तो थे 80 अंक, 80, लेकिन दिए कितने हैं? 65। तो गलती हो गई ना, तो आपको लिख लेना है यहाँ पे। लो भाई, ये सही है, ये गलत है। सही, सही कितना है? 80, मिला कितना है? 65। कैसे समझेंगे भाई? ऐसे समझ लो आप कि किसी के आपको 80 रुपए देने थे, लेकिन आपने दिए कितने? 65।
तो भाई गलती कैसे सुधारोगे? आप कहोगे भाई अपने 15 रुपए और पकड़ और गलती को माफ कर। तो मतलब कि हमें क्या करना है, औसत अगर गलत तरीके से लिया गया हो तो औसत कितना बढ़ जाएगा, मतलब अगर उसको सही किया जाए, ठीक है ना। तो देखो दिया कितना है 65, देना कितना था 80, मतलब कितना और चाहिए है, कितना और चाहिए है 15 और चाहिए है, 15 और चाहिए है। अब ये 15 जो है वो तो सभी पे बटेगा, औसत मतलब हर एक की वैल्यू, औसत मतलब हर एक की वैल्यू। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं, तो 5 बच्चों को 15 नंबर का फायदा होगा। 5 एकम 5 दिया 15, औसत में कितना बढ़ेगा 3, औसत मतलब हर एक को कितना मिलेगा 15 रुपए मिलेंगे 5 बच्चों को, तो हर एक को मिलेंगे 3। ऑप्शन नंबर सी। ABCD की जगह 1 2 3 4 लिखा हुआ है, वैसे समझो, ठीक। तो ये था हमारा औसत का क्वेश्चन। चलिए, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 सेकंड में 300 मीटर के पुल को पार करती है, ठीक है। पुल को पार कर गई 300 मीटर लंबे पुल को। यह रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आ रही 200 मीटर लंबी और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली दूसरी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी? ठीक, विपरीत दिशा से आ रहे हैं, चालें जुड़ जाएंगी। मुझे ये बताओ, दूसरी ट्रेन की तो चाल है इसमें, क्या पहली ट्रेन की चाल है? हाँ लिखी है, देखो उसने बताया है 150 मीटर की रेलगाड़ी 30 सेकंड में 300 मीटर के पुल को पार कर गई। तो ट्रेन ने कितना पार किया है? तो 150 मीटर तो ट्रेन की लंबाई थी, और ट्रेन ने अगर पुल को पार किया है, प्लेटफॉर्म को पार किया है, तो उसकी लंबाई भी अपन शामिल करते हैं, यानी ट्रेन चली है 450 मीटर, और 450 मीटर गई है कितने सेकंड में? 30 सेकंड में, यानी कि 450 मीटर गई है 30 सेकंड में। तो यही तो चाल है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड में चाल लिखी हुई है, तो यही तो चाल है। इसको आप कर लो, 30 सेकंड में 450 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना? 3 से गया, 3 एकम 3 3 5 है 15, 15 मीटर प्रति सेकंड पहली ट्रेन की चाल है। दूसरी ट्रेन की चाल कितनी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटे। 36 किलोमीटर प्रति घंटे को बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आप जा रहे हो, तो छोटी संख्या का आप गुणा करा दो, 5 बटे और 18 लिख दो बटे में, 18 दूनी 36, 2 पंचे 10 मीटर प्रति सेकंड। अब एक ट्रेन की चाल है 15 मीटर प्रति सेकंड और दूसरे की है 10, और विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो जुड़ जाएंगे, यानी कि चाल हो जाएगी 25 मीटर प्रति सेकंड। किसको पार कराना? एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को कितने समय में पार? पहली रेलगाड़ी की, अब रेलगाड़ी रेलगाड़ी को पार कर रही है, पुल का कोई लेना देना नहीं। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे रेलगाड़ी को पार करेगी, रेलगाड़ी रेलगाड़ी को पार कर रही है, यानी कि 150 और 200 तो कितना हो गया? 350 मीटर जाना है। कितने की चाल से जाना है भाई? 350 मीटर जाना है, 25 के हिसाब से जाना है, 25 एकम 25, 25 एकम 25 हो गया, बच गया यहाँ पे 10 और 25 चौके 100, यानी आंसर होने वाला है 14 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो ये थे हमारे बेहतरीन क्वेश्चन, आबकारी में आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में। इसी तरीके से आपके मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में भी क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इसके बाद मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा और ऐसे ही कई प्रैक्टिस बैच में आपके बीच लाता रहूंगा, और आपका सपोर्ट और मिलता रहा तो जितना अच्छा मुझसे प्रयास बनेगा आपकी सफलता के लिए मैं उतना ही अच्छा प्रयास करूंगा। तो चलिए, अगर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं अगली किसी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।